सोलो राइडिंग करते हो, कैसे इसका शौक है? जैसे हम गाड़ी में जाते हैं वो हम एन्जॉयमेंट नहीं कर सकते जो हम एक बाइक पे कर सकते हैं। तो मैं तो पूरा थ्रू आउट कंट्री अभी घूम आई हूँ और मुझे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से लोगों से मिलने का बहुत शौक है। राइड करने से अकेला मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मेरी बहुत सारी पहचान बनी है। मैं गई जहाँ पे लोग आज भी चूल्हे पे खाना बनाते हैं, बाजरे की रोटी बनाते हैं, लहसुन की चटनी। बैंगलोर के जो विलेजेस हैं वो बहुत अच्छे लगे। अपना रखने वाली, आसमान में उड़ने वाली अंबिका जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे करते हैं बातचीत। नमस्ते। नमस्कार सर। सर मेरा नाम अंबिका सोनिया है और मैं जालंधर से बिलॉन्ग करती हूँ। कहाँ पे आपका जन्म हुआ? सर मेरा जन्म अमृतसर में हुआ था और शादी कह सकते हैं कि जालंधर में हुई थी। ये जो आप सोलो राइडिंग करते हो, कैसे इसका शौक है? शौक एक्चुअली सर कोविड के दिनों में हम सभी लोग फ्री थे। वैसे मेरी जो टूरिंग कह लो या मैंने कैंपिंग बहुत ज़्यादा करी हुई है पहले ही। बिफ़ोर मैरिज भी मैं स्पोर्ट्स पर्सन थी, एनसीसी थी मेरे पास। तो मैं मतलब ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर चुकी हूँ पहले भी। पर उसके बाद जैसे कोविड आया तो हम सब घर में बंद हो गए। तो आप अपने-अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हमने कुछ ना कुछ सर्च किया। तो उसके बाद मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भी फ्री थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं अभी बाइक राइड करूँगी क्योंकि मैं नेचर लवर हूँ और मैंने ये सोचा कि मैं नेचर के क्लोज़ जैसे हम गाड़ी में जाते हैं वो हम एन्जॉयमेंट नहीं कर सकते जो हम एक बाइक पे कर सकते हैं। तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बाइकिंग करूँगी। घर वालों से क्या सलाह मतलब कि साथ मिलता था कि नहीं मिलता? हाँ जी, बिल्कुल सर, आज तक मिल रहा है सपोर्ट उनका, स्टार्टिंग में भी था, अब भी है। क्योंकि उनकी जो भी मतलब मेरी तरफ उनका कह सकते हैं कि वो उनकी जैसे फीलिंग्स हैं, तो मैं उन फीलिंग्स को साथ में, ज़िम्मेवारियों को साथ में लेके चलती हूँ कि मुझे उन्हीं पर उतरना है। मैं थोड़ा-सा आपको पीछे लेके जाता हूँ, कहाँ से पढ़ाई शुरू की? सर मेरी जो स्टडी कंप्लीट हुई है वो स्कूलिंग मैंने माल रोड स्कूल अमृतसर का काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल है, वहाँ पर मेरी स्टडी रही है। और उसके बाद बीबीके डीएवी कॉलेज है। मेरी स्टडी भी वहाँ से कॉलेज ग्रेजुएशन मेरी वहीं पे रही है। उसके बाद मैंने जब शादी हुई है मेरी, तो तब मैंने बीएड नहीं करी थी, तो मैं स्टडी को ही इन टच रखती हूँ। जब मुझे मतलब बीइंग अ प्रिंसिपल एक स्कूल में जॉब मिली, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बीएड करनी चाहिए। तो फिर मैंने अपनी जॉब के साथ-साथ ही बीएड किया, जो कि मैंने पटियाला यूनिवर्सिटी से फिर आफ्टर मैरिज किया। उस वक़्त कौन से खेल में ज़्यादा रुचि? सर खेल तो मुझे शुरू से ही जैसे पापा की काफ़ी सपोर्ट थी तो हम कराटे करते रहे, मेरी सिस्टर जूडो करती रही है। तो जैसे उनकी परवरिश ही ऐसी थी कि लड़कियों को हमेशा ही अपने सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ आना चाहिए। वो हमें बहुत मोटिवेट करते रहे हैं। तो मैंने कराटे मेरी फ़ेवरेट गेम रही, उसमें मैंने ब्लैक बेल्ट तक अचीव किया है, नेशनल प्लेयर रही हूँ मैं और उसके साथ-साथ एनसीसी तो करी ही है। फ़ादर क्या करते थे? सब फादर मेरे पुलिस में थे। हाँ जी। जब ससुराल में आए, ससुराल में पूरा सपोर्ट मिला? ससुराल में भी सबकी जो एक थिंकिंग होती है वो बहुत वाइड थी। मेरे फादर इन लॉ ही वाज़ इन सीआईडी, तो उनकी भी सोच बहुत अच्छी थी, वो भी पुलिस में ही थे कह सकते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे जो हस्बैंड हैं, सबकी मेरे को सपोर्ट रही है। हस्बैंड क्या करते हस्बैंड मेरे बैंकिंग में हैं। हैं? कितने आपके बच्चे? बेटा मेरा एक है और वो भी कनाडा में सेटल्ड है। ऑलमोस्ट 6 साल से वो कनाडा में ही है। कहाँ से शुरू की और कहाँ तक पहुँचे राइडिंग में? राइड सर मैंने जब स्टार्ट की थी तो पंजाब में मेरे को फीमेल राइडर कोई नहीं मिला था। तो मेरे को ये था कि पंजाब की जो फीमेल्स हैं वो हर एक फ़ील्ड में काफ़ी आगे हैं, सब कुछ उन्होंने मतलब कह लो कि पंजाबियां दा मान मतलब पंजाब का बहुत वो सारी फीमेल प्राउड हैं।
तो अगर राइडिंग में कोई नहीं है तो मुझे इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो मैंने फिर मतलब ऑल इंडिया राइड प्लान की थी, बाइक लेने के बाद। 1 महीने के बाद मैंने ऑल इंडिया राइड प्लान की। यहाँ से मैं जम्मू गई, जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से फिर मैंने धीरे-धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेट को क्रॉस करती हुई मैं कन्याकुमारी पहुँची और कन्याकुमारी से फिर वापस ऐसे ही आते हुए मैं कश्मीर तक आके सोलो राइड मतलब राउंड ट्रिप ऑफ इंडिया का मैंने टारगेट लिया। कैसे कैसे लोग मिले, कैसे कैसी जो अपनी अपनी संस्कृति होती है हर साइड की और स्टेट की, उसमें क्या क्या देखने को मिला? जैसे अलग-अलग कम्युनिटी या अलग-अलग स्टेट का कल्चर, वैसे तो मैं ड्यूरिंग एनसीसी और जैसे स्पोर्ट्स पर्सन थी तो मैं देख भी चुकी थी काफ़ी स्टेट्स का। लेकिन जो मैंने अपना सोलो बाइक राइड में मतलब क्लोज़ से देखा, जैसे आप ग्रुप में जाते हो तो आप इतना नहीं उस चीज़ को एन्जॉय करते हो, जो कि आप सोलो राइड में जैसे सोलो जाते हो किसी भी ट्रिप पे, तो आपके मन में कोई भी फीलिंग आती है, आप उसका अकेले ही डिसाइड करते हो कि कैसे करना है। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। कम्युनिटीज़ का बोलूँ तो यहाँ से अगर आप निकलते हो तो दिल्ली के बाद आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट फूड, डिफरेंट ड्रेसअप, हर एक मतलब वैसे तो ये है कि अगर आप यहाँ से 50 किलोमीटर निकल जाते हो तो वहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हर एक विलेज की अलग-अलग होती है। तो मैं तो पूरा थ्रू आउट कंट्री अभी घूम आई हूँ और मुझे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, लोगों से मिलने का बहुत शौक है। मतलब साउथ में जाके मेरे को खुद इंडिविजुअली मैं जब साउथ में गई हूँ, तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी स्टेट कौन सी? सबसे अच्छी स्टेट जैसे साउथ में मेरे को बैंगलोर बहुत अच्छा लगा। बैंगलोर के जो विलेजेस हैं वो बहुत अच्छे लगे। मतलब अगर आप हाईवे पे ही जाते हो तो हाईवे पे आपको स्टेट वे हाईवे दिखता है। लेकिन मैं थोड़े छोटे-छोटे आस-पास जो गाँव है वहाँ से निकल रही हूँ। वहाँ पे मतलब कोकोनट के ट्रीज़ हैं, दोनों साइड पे कोकोनट लगे हुए हैं। वहाँ के लोग बड़े सिंपल, शर्ट सिंपल सी डाली है, उनका ड्रेसिंग सेंस मतलब नीचे धोती डाली है, बहुत सिंपल लोग हैं। आपको वहाँ पे सब कुछ नेचुरल मिलेगा। कोई आपको जैसे हम पंजाब में सॉरी टू से कि जैसे फूड पॉइंट इतने हैं, मतलब वहाँ आपको बर्गर किंग या केएफसी खाने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन साउथ में आपको सब कुछ जो भी मिलेगा नेचुरल मिलेगा। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि वहाँ के लोग हमसे ज़्यादा हेल्दी हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट हेल्दी है। यहाँ पे कुछ कमी है अभी, तो आई लाइक साउथ द मोस्ट। कौन सा जो खाना था सबसे अच्छा लगा? खाना मुझे गुजराती बहुत अच्छा लगा। मैं अभी रिसेंटली फ़रवरी में जाके आई हूँ कच्छ में। कच्छ एरिया ऐसा है कि हम लोग जाते हैं गुजरात तो अहमदाबाद या फिर मेन सिटीज़ में होके हम लोग वापस आ जाते हैं। कच्छ थोड़ा-सा साइड पे हट के है, तो मैं ऑलमोस्ट 12 दिन कच्छ में रह के आई हूँ। तो कच्छ में जो एक वाइट डेज़र्ट जिसको हम टेंट सिटी बोलते हैं, वो आर्टिफ़िशियल क्रिएट करते हैं लोग। पर मैं उन सभी विलेजेस में गई जहाँ पे लोग आज भी चूल्हे पे खाना बनाते हैं, बाजरे की रोटी बनाते हैं, लहसुन की चटनी, मतलब द लोकल ट्रेडिशनल फूड जो खुद वो घर पे खाते हैं वही। तो मैं उन लोगों के साथ ही रही, वहीं पे वो चीज़ खाई, कैसे बनाते हैं, उनकी सब्जियाँ अलग-अलग मेरे को अभी नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और कि एक स्टेट का मैं नहीं कह सकती फूड। अभी जैसे मैं स्पीति राइड करके आई हूँ तो वहाँ पे मतलब किचन में स्पेशली ये होता है कि हम लोगों ने बोलना होता है कि जो आपका ट्रेडिशनल फूड है हमें वो बना के खिलाइए। तो उन्होंने पता नहीं कितनी तरह की आइटम्स बनाई होंगी। कितने लोग थे आप? कई राइड्स में तो मतलब लोग होते हैं, जैसे राइडर्स होते हैं, जलंधर का भी ग्रुप है, कई उनके साथ मैंने राइड्स की हुई हैं। बट 90% 70% कह सकती हूँ कि मेरी सोलो राइड्स होती हैं। कि मुझे एक टारगेट जैसे अभी मैं पीछे 15 अगस्त थी, तो मेरे को ये था कि मैंने ओमलिंगला पास नहीं किया हुआ है, तो मेरे को यहाँ से लेह लद्दाख जाना है। लेह में मैं 2 दिन रुकी, उसके बाद फिर ओमलिंगला जो है वो 20,000 फीट पे है, तो मेरे को एक्लेमेटाइज़ होके फिर मैंने वहाँ पे जाना है 15 अगस्त, तो वहाँ पे फ्लैग मैंने होस्ट किया। तो ऐसे मैं सोच लेती हूँ राइड्स अपने मन में कि वहाँ पर अभी तक कोई ऐसे नहीं गया तो मैं जाऊँगी।
तो खुद ही मैं टारगेट रख लेती हूँ, खुद ही उसको अचीव करती हूँ, जो कि बाद में बाकी लोग काफ़ी उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं। मतलब फीमेल्स तो होती ही होंगी, मेल पर्सन भी मोटिवेट होते हैं कि मैम आप ये करके आए हो, दैट इज़ ऑसम, बहुत अच्छा लगा हमें, हम भी किसी ना किसी को ये बोलेंगे करने के लिए ऐसे। कितनी कौन-सी कठिनाइयाँ जो आपके पूरे रास्ते में? कठिनाइयाँ वैसे तो ये होता है कि जब मैं घर से निकलती हूँ बाइक को फुली प्रिपेयर करके ही निकलती हूँ कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए। आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, बाइक्स भी बहुत अच्छी आ चुकी है और जो रॉयल एनफील्ड की बाइक है उसका मैकेनिक आपको हर जगह मिल ही जाएगा, क्योंकि वो बाइक इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई भी मैकेनिक मिल गया। तो आपको थोड़े से स्पेयर पार्ट्स रखने पड़ते हैं अपने पास, ताकि अगर मैकेनिक के पास स्पेयर पार्ट नहीं है तो आप उसको दे दो और वो उस चीज़ को, लाइक क्लच वायर हो गई, एक्सीलेट वायर हो गई, प्लग हो गया या फिर पंचर किट हो गई, ये मोटी-मोटी चीज़ें, ब्रेक पैड्स हो गए, तो ये आप चीज़ें कैरी करके चलते हो। उसके अलावा अगर आपको मैकेनिक नहीं मिलता तो एक आरएसए जो रॉयल एनफील्ड के रोड साइड असिस्टेंट होता है, वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। इनके सर्विस स्टेशन काफ़ी अच्छी-अच्छी जगह पे बने हुए हैं, आजकल तो एक बुकलेट भी आई हुई है उनकी। और अगर कुछ नहीं मिला तो फिर यूट्यूब हेल्प करता है, उस पे कोई ना कोई वीडियो ठीक करती हुई बाइक को मिल जाती है, तो हम खुद उससे कर सकते हैं। कैसे लोग थे वहाँ पे? बातचीत करने में हम बात करें या बिहेवियर में, कैसे थे रास्ते में? मेरे साथ सबका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि सोलो फीमेल राइडर्स जो हैं वो इंडिया में बहुत कम हैं। आज तक मैंने नहीं देखा है कि कोई एक फीमेल अकेली ट्रैवल कर रही है। मतलब यहाँ तो उसके साथ मीडिया वाले होते हैं, या वो कंटेंट क्रिएटर होती है कि जिसके साथ वो अकेली दिखाती है लेकिन अकेली चल नहीं रही होती है एक्चुअल में। तो सबको पता ही होता है कि कौन सोलो ट्रैवल कर रहा है या कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है या अपने फ्रेंड को साथ लेके चल रहा है या कोई पिलियन जा रहा है। तो मतलब मेरे साथ जो आजकल मेरे को कभी भी कोई भी लोग मिले हैं उनका बिहेव बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने मतलब मेरे को देख के वो इंस्पायर ही हुए हैं। अगर कोई फैमिली मिली है तो उनके साथ अगर बच्चे हैं तो वो फोटोज़ लेंगे, इंस्टा पे टैग करेंगे, बातचीत करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि उनको अच्छा ही लगता है। इवन फैन मेरे फैन फॉलोइंग भी बढ़ती हाँ जी, कह सकते हैं फैन फॉलोइंग, या फिर उनको मोटिवेशन होती है कि हम अकेले ट्रैवल कर सकते हैं। इंडिया हमारा, जैसे इंडिया की संस्कृति भी है कि इंडिया बहुत महान है। इंडिया में अतिथि देवो भव कहते हैं, या फिर कह सकते हैं कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। वो अच्छे हैं एक्चुअल में, है ना? अच्छा और बुरा हर जगह पे तो मिलता ही है, लेकिन अगर हम दिल से अच्छे हैं तो अगला भी आपको अच्छा ही मिलेगा। है। तो आपकी बाइक जो है बुलेट वाली, वो कभी रास्ते में खराब हुई है? रास्ते में ऐसे एज सच कभी लाइट की प्रॉब्लम आई थी एक बार मेरे को, कि उसकी हेडलाइट जो बंद हो गई थी, वो बीच में वायरिंग सिस्टम होता है, तो वो मैंने ठीक करवा ली थी। आप अकेले थे उस वक़्त या साथ में हाँ, कोई उस था? वक़्त मैं अकेली थी एक्चुअली, मैं कन्याकुमारी के बिल्कुल पास थी और फर्स्ट टाइम कन्याकुमारी जा रही थी। कन्याकुमारी के बारे में आपने भी सुना तो होगा, आपको भी इमेजिन नहीं कर सकते कि कैसा वहाँ पे ना एक्चुअली बिल्कुल बॉर्डर लाइन पड़ती है। और वहाँ पे जैसे सन सेट हो जाता है तो उसके बाद स्ट्रीट लाइट नहीं आपको मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डर है, तो वहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ मेरे को रोड दिख रही थी, उसके फ्लैशर्स दिख रहे थे, तो मैं उसके सहारे कन्याकुमारी तक पहुँची और मुझे ऐसे लग रहा था कि यार कन्याकुमारी में सुना है आस-पास समंदर ही समंदर है, कहीं मेरी बाइक समंदर के किनारे लैंड ही ना कर जाऊँ मैं। तो मन में ऐसी सोच आ रही थी, क्योंकि डर लग रहा था? डर लग रहा था कि कैसा माहौल होगा या कैसा। बट जब एक्चुअल में थोड़ी-सी सिटी आई, तो फिर वहाँ पे होटल्स बने हुए हैं, मार्केट है, तो फिर पता चला, फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पे रोड लाइट जो है वो नहीं होती। तो ये भी लाइट्स कहते हैं 10 बजे के बाद ऑलमोस्ट बंद ही हो जाती है, तब 8 बजे का टाइम होगा। रहने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, रहने में भी वैसे तो मैं खुद अपनी बुकिंग वगैरह साइड बाय साइड करके चलती हूँ, 1-2 ऑप्शन लेके चलती हूँ। अगर मेरे को 300-400 किलोमीटर करना है, तो पहले मैं 300 किलोमीटर पे कोई होटल अच्छा-सा सर्च कर लेती हूँ। आजकल होटल फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। आप जितना भी ट्रैवल करते हो, आपको अच्छे, आप रिव्यूज़ पढ़ लेते हो कि कहाँ पे सेफ्टी है, कौन-सा एरिया अच्छा है। बट मैं प्रेफ़र करती हूँ कि थोड़ा-सा जैसे रेलवे स्टेशन है या बस स्टॉप है, उसके पास ही होटल लिया जाए,
ताकि सेफ्टी वाइज़ सारा चेक करके फिर। कभी इन-लॉज़ में या हस्बैंड को या बेटे को लेके कभी राइड? नहीं, अभी तक तो नहीं गई क्योंकि बेटा बाहर ही है। बेटा मेरा लास्ट ईयर आया था और उसका भी ड्रीम था कि मैंने लेह लद्दाख जाना है। पर शॉर्टन ऑफ टाइम जैसे हम ले जाते हैं तो थोड़े दिन वहाँ पे हमें एक्लेमेटाइज़ेशन के लिए रुकना पड़ता है। तो फिर उसके पास टाइम नहीं था, हम बाय एयर ही गए थे, बाइक पर नहीं गए थे। पर उसने बाइक आया था तो यहाँ पे चलाई थी मेरी। हस्बैंड? हस्बैंड थोड़ा बिज़ी रहते हैं, तो फिर ऐसे नहीं होता कि हाँ, लोकल हम लोग घूम नहीं, लेते हैं। पीछे बैठने में डरते? नहीं, जब वो होते हैं साथ में तो वो ही बाइक चलाते हैं फिर। तो इसका मतलब डर लगता है? नहीं, डर नहीं लगता एक्चुअली आज भी जैसे इंडिया में ये कह लो कि हम रिस्पेक्ट करते हैं। एक जो फीमेल है वो अपने हस्बैंड की हमेशा रिस्पेक्ट करती है। उस चीज़ को देखते हुए मैं प्रेफ़रेंस उन्हें देती हूँ बट ऐसी कोई बात नहीं है कि वो मेरे पीछे नहीं बैठेंगे, ऐसा कोई। मतलब कि कभी तो बिठाया ही होगा? हाँ, हाँ, कभी बिठाया भी होगा बट ऐसे स्पेसिफ़िकली नहीं है कि कुछ हम जा रहे हैं राइड पे, क्योंकि अभी इकट्ठे कभी राइड पे गए नहीं अभी तक। हाँ जी। तो क्या आप लास्ट में सब युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी फीमेल्स को ख़ास करके या सभी को ये सजेशन देना चाहती हूँ कि आप अगर सच्चे मन से किसी भी मतलब उसको लाइन कह सकते हैं या किसी भी प्रोफ़ेशन में कोई भी काम करते हो, पूरी डिटर्मिनेशन से करते हो, जैसे इंडिया राइड की है मैंने या फिर कुछ और जो मैंने अपनी अचीव राइड की हैं, तो आप करते तो अपने लिए हो लेकिन आपको आपके साथ दुनिया चलने लग जाती है। दुनिया आपको प्रेज़ करती है, मोटिवेट होती है। राइड करने से अकेला मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, मेरी बहुत सारी पहचान बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज आपने देखा तो आप घर जाके ज़रूर बात करोगे, अपनी मिसेज़ से बात करोगे, वो आगे बात करेंगे कि ऐसा है ना? तो जब हम अच्छा काम कुछ भी करते हैं, चाहे वो चेन अपने बनती लिए, जाती वो चेन बनती जाती है और उस चीज़ से किसी न किसी को कभी न कभी बेनिफिट तो ज़रूर होगा। पंजाब सरकार की तरफ से या लोगों की तरफ से कुछ ऐसी सपोर्ट मिली है या कि कुछ कह लो कि सहायता? अ, वैसे तो जो राइडर्स होते हैं वो स्पॉन्सर्ड राइड करते हैं, मतलब वो कंपनीज़ के पास जाते हैं। तो बीइंग अ फीमेल मैं अभी तक स्पॉन्सरशिप के लिए किसी के पास गई नहीं हूँ। तो जैसे पंजाब गवर्नमेंट है या तो उनको पता नहीं है कि मैंने मतलब पंजाब के लिए इतना कुछ किया है, इतनी राइड की है। पंजाब का नाम मैंने पूरी पूरी स्टेट में मतलब जानते हैं लोग जैसे मुझे कि शी इज़ अ फीमेल फ्रॉम पंजाब कि जिसने ये राइड की है। जैसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है, तो शायद उनको पता ही नहीं है या अगर पता है तो आई डोंट थिंक आप सो। आपको पता था कि आप इस बुक में रिकॉर्ड है वो हो जाएगा? नहीं, वही ना कि इंडिया राइड मैंने की तो अपने लिए थी, लेकिन वो मिसाल बन गई बीइंग अ फीमेल कि इस फीमेल ने ये अचीव किया है। बाद में ऐसे ही न्यूज़पेपर में आ गया, किसी फ्रेंड ने न्यूज़पेपर वालों को बताया, फिर कई चैनल्स पे मेरी इंटरव्यू हुई और वो चीज़ें स्प्रेड होती रहीं। उसके बाद मेरे को ये था कि मैंने एक राइड की है क्योंकि इंडिया राइड के बाद मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगी, प्री प्लान कुछ नहीं था। तो मैंने वो मेमोरीज़ जो थी मेरी हर स्टेट की, मैं कहाँ गई, क्या खाया, उन सबको मैंने रिकॉर्ड करने के लिए कि कभी बूढ़े हो जाएँगे, बेड पे रहेंगे तो उन चीज़ों को देखने के लिए मैंने यूट्यूब पे पोस्ट करना शुरू कर दिया। तो चैनल मेरा पहले ही था, थोड़ा बहुत शौक था मेरे को एडिटिंग वगैरह का। किस नाम से चलता है? अंबिका राइडर के नाम से ही है। हाँ जी। तो उन चीज़ों को फिर मैंने जब देखा कि ऐसे उसको एडिट करते हैं, ऐसे उसको पोस्ट करते हैं, फिर थोड़ा मन में लालच आया, फिर गैजेट्स लेने शुरू किए, नहीं ये फुटेज अच्छी नहीं आती, गोप्रो ले लो। फिर गोप्रो लिया, गोप्रो को चलाना कैसे है, फिर इंस्टा 360 लिया, फिर ड्रोन लिया। मतलब मेरी एज के अकॉर्डिंगली 45 के बाद लोग कहते हैं नहीं अभी रेस्ट करो, घर पे रहो, है ना? और मैंने उस एज में आके चीज़ें चलाना सीखी हैं। मुझे याद है कि पिछले दिनों में अगर वो राइडर सुनेंगे तो उन्होंने बोला मैम ने बोल दिया कि उनका ना ड्रोन गुम गया। तो वो जा रहे थे कहीं हिल स्टेशन पे तो उनका फ़ोन आया सुबह-सुबह अभी 10 बजे थे। मैंने कहा क्या हो गया? कहते मैडम मेरा ना ड्रोन गुम गया है, अब मैं क्या करूँ?
तो उनको मैंने गाइड किया कि ऐसे नेविगेशन से इस जगह पे जाओ, आप पैदल इतना चलोगे तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, आप वहाँ से सर्च कर लो इसको, ऐसे करके। अच्छा, फिर मिला, फिर उन्होंने बैक कॉल की, थैंक यू बोला, ऐसे करके 1 घंटे के बाद ड्रोन मिला उनको, नीचे गिर गया था पहाड़ी में। तो ऐसे मतलब वो चीज़ें मैंने सारी सीखी बाद में, मतलब बाइक चलाना ही नहीं सीखा, उसके बाद मेरी मतलब ये कह लो कि क्वालिफ़िकेशन, या मैं कोर्सेज़ में कभी ऑनलाइन कोर्सेज़ अटेंड किए एडिटिंग के, अभी मैंने प्रीमियम प्रो चलाना सीखा, फिर मैंने सिस्टम बनवाया, फिर जब मैं सिस्टम लेने के लिए तो बोलते मैम आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? कोई आप जॉब करते हो आईटी वगैरह में? मेरी रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो भी काफ़ी महँगा बना, बट एनी हाउ फैमिली सपोर्ट करती है, उनको पता है कि इसका शौक है। तो वीडियोज़ मैं बनाती हूँ खुद अपने, और फिर मतलब सभी फुटेज को क्लब करके उसको पोस्ट करती हूँ, रील एडिटिंग, मतलब राइडिंग के साथ-साथ मैं शूटिंग, एडिटिंग वो भी सब करती हूँ अब। कोई एक ऐसी घटना या कुछ ऐसी कोई याद जो पूरी राइड में? मेरे पास सारी अच्छी यादें ही हैं। मतलब जब हम आज़ादी की अमृत महोत्सव की राइड पे थे, तो वो राइड बहुत अच्छी लगी मुझे। मतलब सभी 75 राइडर्स थे, हम हर स्टेट से 1-1, 2-2 राइडर्स थे, और हम नॉर्थ ईस्ट में गए। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर हमें पता नहीं है एक्चुअली में, तो वहाँ जाके जैसे नागालैंड हो गया, वहाँ गए हम। लोकल जो उनका कल्चर, उनका डांस, उनका खाना, तो जब मैंने वो चीज़ें देखी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये पार्ट तो इंडिया का ही है, बट हम लोग कभी आए ही नहीं है इधर। और मुझे आज भी गर्व है कि इंडिया इतना ज़्यादा सुंदर है कि हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में उनका कल्चर हम देखते हैं, लेकिन हम इंडिया का कल्चर ही नहीं देखते हैं। और इंडिया का कल्चर देखने के लिए मैं जहाँ भी जाती हूँ, जैसे लेह लद्दाख हो गया, स्पीति हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, हिमाचल इतना सुंदर है कि वहाँ पे फॉरेनर्स इंडिया से भी ज़्यादा दिखते हैं आपको। मतलब हम लोग जो अपनी फैमिलीज़ को लेके हम मूवीज़ के लिए चले जाते हैं, मॉल्स में चले जाते हैं, लेकिन जो अपना ट्रेडिशन है, जो अपनी रूट्स हैं, किसी विलेज में जाना, विलेज के लोग कैसे रहते हैं, वो चीज़ें हम देख ही नहीं पा रहे हैं। अभी मैं रिसेंटली राइड से जैसे वापस आई हूँ, तो उस राइड की बात करती हूँ कि वहाँ पे हम लोग स्पीति के लोगों के लिए, काज़ा के पास एक विलेज है लिदांग, तो रॉयल इनफील्ड ने लिदांग विलेज में किसी लोकल एनजीओ के साथ टाई अप करके हम सभी राइडर्स को एक चांस दिया। हम उनके लिए एक वाटर प्रोजेक्ट बना के आए हैं। वाटर प्रोजेक्ट में वो पानी जो पीने के लायक आने वाले दिनों में, जैसे स्पीति में सब कुछ जम जाता है, तो उनको सोलर सिस्टम की हेल्प से पीने के लायक पानी मिलेगा। तो वो ऐसी चीज़ें जब राइड के साथ-साथ आपको अपना कुछ मतलब जो सोसाइटी के लिए करने को भी मिल रहा है ना, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। क्या कहना चाहोगे लोगों को? लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो लोगों को ये कहती हूँ कि आप अच्छी सोच रख के किसी भी काम में अगर चलते हो ना, तो उसके साथ-साथ अपने शौक के साथ-साथ सोसाइटी को भी कुछ दें। सोसाइटी को अगर हम कुछ दे पाएँगे, तो ही हम इकट्ठे चल पाएँगे, अकेले नहीं चल पाएँगे। मेरा जितना भी राइडिंग का सफ़र रहा है, उसमें मतलब पिछले 2 साल से ऑलमोस्ट 3 साल ही होने वाले हैं। मतलब मुझे फीमेल राइडर्स बहुत कम मिले हैं, और अगर मिले भी हैं तो कुछ उनका बैठने-उठने का या कम्युनिटी में बिहेव इतना बढ़िया नहीं है, जो कि हमें रखना चाहिए। बीइंग अ फीमेल, एक जो फीमेल है, जो नारी है, वो सृष्टि की सिरजनहार हम कह सकते हैं कि उसी ने अपने मैनर्स अपनी फैमिली में देने हैं, बच्चों को देने हैं। आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपकी इमेज ऐसी होनी चाहिए कि दूसरों को हमेशा ही कुछ ना कुछ सीखने को मिले। जैसे मैं अभी ट्रैवल कर रही हूँ, या जितनी भी राइड्स अगर मैंने सोलो की हैं, अगर आप सोलो जाते हो, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस कम्युनिटी में, जिस विलेज में आप जा रहे हो, वहाँ के लोग आपको देख रहे हैं कि आप कैसा बिहेव कर रहे हो। ऑड बिहेव करोगे तो वो आने वाले टाइम में जो फीमेल्स अकेले ट्रैवल करते हैं, उनके प्रति उनकी सोच भी वैसी हो जाएगी। अगर आप अच्छी तरह से जाओगे, अच्छी तरह से बिहेव करोगे, तो नेचुरली है कि वो अपनी
फीमेल जो अपने घर पे बेटियां या कुछ हैं, वो चीज़ें भी उनको उनको भी करने के लिए वो मिलेगा। जैसे कच्छ में मैं गई तो कच्छ में मेरे साथ एक फैमिली बैठी थी, तो एक लड़की थी, तो वो लड़की 12 साल की थी और उसकी शादी हो चुकी थी। मतलब ऐसी चीज़ें अभी भी जो अपने जिसको मैं कह सकती हूँ कि बैकवर्ड एरियाज़ है वहाँ पे चल रहे हैं। तो जब वो लड़कियाँ मुझे देखती थी तो मुझे अपने आप पे तरस आता था कि इस एज में ये मैरिड है, तो इंडिया का कल्चर अभी भी बहुत पीछे है। क्योंकि लड़की को एक ना ज़िम्मेवारी समझ के उसकी शादी कर देते हैं कि नहीं हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाएँ। तो अभी बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। हम सिटीज़ में तो बहुत एडवांस हो चुके हैं, लेकिन विलेज साइड अगर हम जाएँगे, जैसे कच्छ की बात करती हूँ तो बहुत सारे लोग व्हाइट कच्छ की तरफ जाते हैं, पर वो जो आर्टिफ़िशियली एक क्रिएट की जाती है टेंट सिटी जिसको बोलते हैं, उसका मतलब चार्जेज़ उसके रहने खाने का भी बहुत महँगा होता है। 45,000 40,000 पर डे का चार्ज होता है जो व्हाइट टेंट सिटी में रहते हैं। पर हम जिन लोगों ने वो टेंट सिटी क्रिएट की होती है ना, उसके पीछे जो लोग हैं, जितने लोग उन कल्चर के हैं, मतलब उनको नहीं देख पाते। तो ऐसी चीज़ें आप तभी देख सकते हो जब आप उनके बीच में जाते हो। तो ऐसी चीज़ें देख के मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ और मैंने कोशिश की है कि इन सभी चीज़ों को मैं पोस्ट कर पाऊँ, ताकि कोई भी देखे उसको तो उससे कुछ सीखे। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।